देखिए बच्चों, हम क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया का ही दूसरा रूप पढ़ रहे थे, संरचना के आधार क्रिया के भेद। उसमें हमने कुछ क्रियाओं के बारे में पढ़ा। देखो, हमने पढ़ लिया था सामान्य क्रिया, इसके बाद हमने पढ़ लिया था संयुक्त क्रिया, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बाद सजातीय क्रिया। इस प्रकार हमने इन क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम क्रिया के दो रूप पढ़ेंगे। एक क्रिया है जिसको बोलते हैं कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, और एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। इन दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, क्या होती है कृदंत क्रिया और एक क्या होती है नाम धातु क्रिया। सबसे पहले हम पढ़े, जैसे विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब क्या होता है, इनमें जो प्रत्येक जुड़कर जो क्रिया बनती है वो या तो कृदंत क्रिया बनेगी या नाम धातु क्रिया बनेगी। अब कृदंत क्रिया क्या होती है, जो क्रियापद है, जो क्रिया है, या इसको बोले धातु में जो प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है। धातु में प्रत्यय जुड़कर जिस क्रिया का निर्माण होता है, जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। धातु में या क्रिया में प्रत्यय जुड़कर जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे तो क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। तो क्रिया से तो क्या बने, क्रिया धातु से बनने वाली कृदंत क्रिया। अब बाकी जो बच गया, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण, शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम का अर्थ संज्ञा होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में यदि प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है तो उसको तो बोलते हैं नाम धातु क्रिया, और यदि क्रिया या धातु में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं कृदंत क्रिया। उसको क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। अब जैसे क्रिया या धातु में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। जैसे एक क्रिया है आशा, आशा से बन गई अर्चना, आशा से बन गई अस्ता, आशा से बन गई अस्ता हुआ, आशा से बन गई असे। ये सारी क्रिया कौन सी है, कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। जैसे लिख है, लिख से लिखना क्रिया, लिख धातु है, लिख से बनेगी लिखना, लिख से बन जाएगी लिखता, लिख से बन जाएगी लिखा, लिख से बन जाएगी लिख कर, लिख से बन जाएगी लिखता हुआ। तो ये सारी क्रिया कौन सी कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, कृदंत क्रिया। जैसे पठ धातु है, पठ धातु से पढ़ना बन जाएगी, पठ धातु से पढ़ता बन जाएगी, पठ धातु से पढ़ा बन जाएगी, पठ धातु से पढ़ता हुआ बन जाएगी, पठ धातु से पढ़ कर बन जाएगी। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो क्रिया या धातु में किसका जुड़कर बनती है, प्रत्यय जुड़कर बनती है, उसको कहते हैं हम कृदंत क्रिया। उसको क्या कहते हैं,
कृदंत क्रिया, यानी क्रिया या धातु में प्रत्यय जुड़कर जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। और आगे इधर क्या हो गई, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों में यदि प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एक संज्ञा शब्द है हाथ, एक संज्ञा शब्द है हाथ, हाथ से बन जाएगा अथियाना, हाथ से बन जाएगा क्या, अथियाना। जैसे एक सर्वनाम शब्द है मम, संस्कृत का मम है, मम से बन जाएगा ममियाना। एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम है अपना, और अपना से बन जाएगी अपनाना। जैसे एक विशेषण शब्द है शर्म, शर्म से बन जाएगी शर्माना। जैसे एक विशेषण शब्द है लज्जा, लज्जा से बन जाएगी लज्जाना। तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। यदि संज्ञा में, यदि सर्वनाम में या विशेषण में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जो कुछ ध्वनियां होती है, अब ध्वनियों में भी प्रत्यय जुड़कर के जो क्रिया बनती है वो भी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बड़बड़, बड़बड़ से बन जाएगा बड़बड़ाना। धड़ धड़, धड़धड़ाना। फड़फड़, फड़फड़ से क्या बन जाएगा, फड़फड़ाना। तो ये क्रिया भी कौन सी कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो हमने क्रिया के दो रूप पढ़े हैं, एक तो है कृदंत क्रिया और एक नाम धातु। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। यदि क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है तो उसको कहते हैं कृदंत क्रिया। यदि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया, उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। एक और क्रिया है जिसको बोलते हैं संज्ञार्थक क्रिया, उसको बोलते हैं संज्ञार्थक क्रिया। जब क्रिया वाक्य में, जब क्रिया वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, तो उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जब क्रिया वाक्य में किसके रूप में आए, कर्ता के रूप में। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के रूप में आए तो उसको कहते हैं संज्ञार्थक क्रिया। उसको क्या कहते हैं, संज्ञार्थक क्रिया। जैसे एक क्रिया है टहलना, क्या है, टहलना। हमें हमेशा टहलना चाहिए, तो ये तो क्रिया होगी। लेकिन यदि मैं ये लिखूं कि टहलना स्वास्थ्य वर्धक है, टहलना स्वास्थ्य वर्धक है, तो यहां ये क्रिया किसके रूप में आई है, कर्ता के रूप में आई है। और कर्ता के रूप में आने के कारण, कर्ता के रूप में आने के कारण इसको क्या कहते हैं, हम संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमें घूमना चाहिए, तो घूमना वहां तो क्रिया है, लेकिन मैं ये लिखूं कि घूमना मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, घूमना मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो यहाँ घूमना जो क्रिया है वो क्रिया कौन सी है, संज्ञार्थक क्रिया। टहलना क्रिया है वह क्रिया कौन सी है, संज्ञार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है, संज्ञार्थक क्रिया। जीना, जीना भी, जीना भी एक कला है, जीना भी एक कला है। तो यहां क्रिया जीना क्रिया होती है, लेकिन यहां ये जीना क्रिया है वो किसके रूप में प्रयुक्त हुई है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं संज्ञार्थक क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, संज्ञार्थक क्रिया।
क्रिया का अपना अंतिम रूप है वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। और आपको पता है काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार काल 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार काल के आधार पर क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरी को बोलते हैं भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। और तीसरी को बोलते हैं भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अब जिस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं उसी प्रकार काल के आधार पर क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? 3। एक होता वर्तमान कालिक क्रिया, एक भूतकालिक क्रिया और एक भविष्यकालिक क्रिया। एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं से हमें कार्य का वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो, वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो, उसे कहते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें जैसे इसके अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। तो ये रही है और रहा है, इससे हमें ये बोध हो रहा है कि ये कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान काल का। ये क्रिया कौन से काल में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है और रहे आते हैं वह क्रिया हमेशा कौन सी होती है? वर्तमान कालिक क्रिया होती है। दूसरी क्रिया की बात करें भूतकालिक क्रिया, तो भूतकालिक क्रिया जिन क्रियाओं से हमें कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का बोध, बीते समय में पूर्ण होने का बोध, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। उसको क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। इसमें था है, थी है, थे है। क्या है? था, थी, थे जिन क्रियाओं के अंत में आते हैं उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता था, राम पुस्तक पढ़ता था। तो था आते ही कौन से काल का वाक्य? ये भूतकाल का। और क्रिया भी कौन सी है? भूतकालिक क्रिया। मैं कल जयपुर गया था, मैं कल जयपुर गया था। अब था आते कौन से काल का वाक्य हो गया? ये भूतकाल का। और भूतकाल का वाक्य होने के कारण क्रिया भी कौन सी हो गई? भूतकालिक क्रिया। कौन सी हो गई? भूतकालिक क्रिया। इसी प्रकार भविष्यकालिक क्रिया में क्या होता है? जब क्रिया जिस क्रिया से या जिस क्रिया से कार्य का भविष्य में संपन्न होने का बोध, भविष्य में संपन्न होने का बोध, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भविष्यकालिक क्रिया। मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। अब ये जाऊंगा शब्द लगते ही कौन से काल का वाक्य हो गया? भविष्यत काल का। और इसमें जो क्रिया है वो भी कौन सी होगी? भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी होगी? भविष्यकालिक क्रिया। हम कल मैच खेलेंगे, हम कल मैच खेलेंगे। अब खेलेंगे तो भविष्य में खेलेंगे, कल खेलेंगे यानी भविष्य में खेलेंगे। तो यहां जो क्रिया है वह क्रिया कौन सी है? भविष्यकालिक क्रिया। तो जिन क्रियाओं से हमें कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हो वह क्रिया कौन सी कहलाती है? वर्तमान कालिक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान में पढ़ रहा है। सीता खाना बना रही है, वर्तमान में पढ़ रही है, बना रही है। तो रहा है, रही है जिन क्रियाओं के अंत में आते हैं तो उसको बोलते हैं वर्तमान कालिक क्रिया।
और जिन क्रियाओं से हमें कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे कहते हैं भूतकालिक क्रिया। उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। जिसके अंत में था है, थी है, थे है जो आते हैं वह क्रिया कौन सी होती है? भूतकालिक क्रिया। और भविष्यकालिक जिन क्रियाओं से हमें कार्य का भविष्य में संपन्न होने का क्या हो? बोध हो उसे कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया। मैं जयपुर जाऊंगा तो इससे भविष्य का बोध होता है। हम क्रिकेट खेलेंगे तो इससे भविष्य का बोध हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं? भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिया को आज पूर्ण कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।